चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे अब तक 2 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के, और आज थ्योरी के हिसाब से लास्ट है, और एक क्लास शायद और जाएगी आधे पौने घंटे की, जहाँ पे हम कुछ और न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर मेजरली ये वाला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करेंगे हम खत्म करके जाएंगे। आज आसान सा टॉपिक है। तो हमने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था कि पैरा सब्सटेंस, डाया सब्सटेंस और फेरो सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी तो वही है जो उनकी डेफिनेशन है, तो वही सेम चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। उसको हम मान लेते हैं कि वो तो प्रॉपर्टी ही है इन सब्सटेंस की। तो 3 टाइप के होते हैं सब्सटेंस, कौन कौन से? पैरा, डाया एंड फेरो। तो हमें क्या पढ़ना है? उनके बारे में कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं जो रिलेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, उनका टेम्परेचर पे कैसे वो डिपेंड करती हैं। इन सब चीज़ों पे कुछ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। देखते हैं सारे क्वेश्चन जो हैं जो आज तक आए हैं पेपर में, सब इन्हीं पे बेस्ड हैं, आसान आसान से हैं। तो जो आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। पैरा सब्सटेंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि पैरा सब्सटेंस get magnetized weakly in the direction of applied field, ठीक है। यही हमने लास्ट क्लास में लिखा था। जो पैरा सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? दे गेट मैग्नेटाइज इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। बस जो ये होता है इनका मैग्नेटाइजेशन वो बहुत वीक होता है। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सारे के सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में लाइन नहीं हो पाते, कम हो पाते हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं कि वो वीकली होता है। किसी किसी बुक में वीकली की जगह एक वर्ड और यूज़ करते हैं, फीबली, ठीक है। फीबली मतलब भी क्या होता है कि वीक हो रहा है, ठीक। तो ये होता है सेम डायरेक्शन में। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डाया के अंदर, उसमें हम क्या लेते हैं कि डाया सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज्ड अगेन वीकली, ये भी वीकली होता है। कहां पे? इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। मतलब हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर कि पैरा के अंदर जो डाइपोल मोमेंट आता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आता है, नेट डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या आता है? डाया के अंदर अपोज करता है, तो क्या आएगा? अपोजिट। इसमें क्या आएगा? फेरो के अंदर, फेरो की सारी प्रॉपर्टी सेम है जो पैरा की है, बस एक्सटेंड बढ़ जाता है। अगर यहाँ कम है तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पैरा वाली चल रही है सेम, सिर्फ क्या कर देंगे? एक्सटेंड बढ़ता रहेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, देखो, समझ गए? समझ गए क्या मतलब है इसका? यहां से फेरो आएगा, फेरो सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज, जहां वीकली लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा स्ट्रांगली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। वहां पे क्या आएगा? नहीं, क्यों करना है ऐसे? समझ गया क्यों करना है? हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही क्या, समझ जाओगे ऐसे ही। ये वीकली हो रहा है और वो क्या हो रहा है? स्ट्रांगली हो रहा है। तो पैरा में और डाया में क्या डिफरेंस है? पैरा में और डाया में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये वीकली होगा और वो क्या होगा? स्ट्रांगली होगा। वो ना स्पेस सेम नहीं है तो बाहर जाएगा, ये दिक्कत आएगी, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करें क्या? गायब भी हो गया क्या? नहीं, किससे था? इससे था? कौन सा? ये नहीं यार, इस तो पूरा ही मूव कर रहा है ये। रहने दो भाई, अब मुझे अब वीडियो एडिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वीडियो में आएगा, मुझे आता नहीं करना। ठीक है, मैंने सीखा नहीं है ये वाला पार्ट ना, ठीक है, सीखना पड़ेगा। मुझे क्या आती है? मुझे आता है वन नोट की, ठीक है। तो मतलब वन नोट उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इतना दिक्कत होती नहीं है, वो स्मूथ हो जाता है उसके अंदर।
तो ये मैंने अभी उतना ही सीखा जितना हमारा काम चल जाए बस, ठीक है। पर एनीवे काम चल रहा था, फिर तुमने बीच में डंडा कर दिया, है ना। अच्छा वाला काम चला था मेरा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि पैरा सब्सटेंस जो है ये होता है वीकली, और ये भी वीकली बट डायरेक्शन अपोजिट है, और फेरो क्या होता है, स्ट्रांगली होता है, ठीक। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी जो है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर सब्सटेंस क्या हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो उसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सब्सटेंस के अंदर से पास होती हैं, क्योंकि क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है, ये क्या करता है, रिपेल करता है, और ये भी करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट अट्रैक्ट वीकली। ये क्या करता है, रिपेल करता है वीकली, मतलब बहुत कम रिपेल करता है, और ये करता है, अट्रैक्ट करता है स्ट्रांगली, ठीक है। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो फील्ड लाइन जो सीधी जा रही थी ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, कौन, पैरा सब्सटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रिफर टू पास थ्रू द मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो जाती हैं, किसके, पैरा सब्सटेंस के। ये रिपेल कर रहा है तो क्या पास होंगी, नहीं होंगी। तो यहां पे क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट प्रिफर टू पास थ्रू दी मटेरियल, मतलब जो सब्सटेंस है, स्पेसिमेन है, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है लिखना फेरो के अंदर, ठीक है। इसमें डिफिकल्ट क्या है, सेम एज पैरा। इसमें क्या आएगा, सेम एज पैरा, ठीक है, बट विद ग्रेटर एक्सटेंट। मतलब अगर इसमें 2 पास होंगी तो इसमें 1000 पास होंगी, ऐसा है। जिसका एक्सटेंट है अट्रैक्ट करने का वो क्या है, स्ट्रांगली, तो इसमें ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी, उसमें कम फील्ड लाइन पास होंगी। पेपर में ये प्रॉपर्टी जो है सेकंड प्रॉपर्टी, वो ड्रॉ करने के लिए आती है, वो लिखने के लिए नहीं आती, ठीक है। तो मुझे इस चीज को दिखाना है कि मैं इसको डायग्राम के बेसिस पे कैसे दिखाऊंगा। तो आसान सा है बहुत, ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी ही चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, बीच में एक स्पेसिमेन है। ये स्पेसिमेन कौन सा है, पैरा सब्सटेंस है। तो अगर यहां से फील्ड लाइन जो सीधी जा रही थी उसको अट्रैक्ट करता है, तो फील्ड लाइन क्या होगी, थोड़ी सी इसकी तरफ मूव कर रही है, तो ये पैरा सब्सटेंस है, ठीक है। बीच में क्या था, डाया। तो डाया में अगर यहाँ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और बीच में सब्सटेंस है, तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो जो फील्ड लाइन सीधी जा रही थी इसने इसको रिपेल कर दिया। तो फील्ड लाइन डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू दी मटेरियल। इसमें पास होती है, इसमें नहीं होती। और थर्ड क्या आएगा, थर्ड कौन सा है, थर्ड फेरो है। इसमें क्या होता है, सेम एज पैरा, लेकिन एक्सटेंड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो उसमें क्या दिखाओगे, नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या दिखाओगे, इसमें ज्यादा पास करेंगे। समझ में आ गया। तो अगर पेपर में ये डायग्राम आ जाए और ये आ जाए, जिसमें ज्यादा फील्ड लाइन पास होती है वो पैरा है, मतलब जो वो फेरो है, जिसमें कम हो रही है वो क्या है, पैरा है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। ऐसी 7-8 प्रॉपर्टी है बस, ठीक है। अगर फील्ड लाइन अंदर से ज्यादा पास हो रही है, इसका मतलब उस सब्सटेंस की जो परमियाबिलिटी है वो ज्यादा होगी। परमियाबिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू इट, ठीक है। कितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी वो उसका म्यू है, क्योंकि इसके अंदर से पास हो रही है। म्यू नॉट कब होता है, म्यू नॉट क्या था, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें से फील्ड लाइन प्रेफर कर रही है पास होना। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यहां पे जो म्यू है किसके अंदर, पैरा सब्सटेंस के अंदर, म्यू क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, किससे, क्योंकि फील्ड लाइन प्रेफर कर रही है पास होना, यहां जा ही नहीं रही, रिपेल कर रहा है। तो यहां पे म्यू क्या होगा, कम हो गया,
और यहाँ ज़्यादा पास हो रही हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, सेम एज पैरा। तो बस यहाँ क्या लिखेंगे, जो म्यू आएगा वो मोर देन म्यू नॉट है। तो इसमें क्या है, हल्का सा ज़्यादा है। अब सोचो अगर म्यू ज़्यादा है म्यू नॉट से, मुझे बताओ म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है। म्यू बड़ा है म्यू नॉट से, तो ये रेशियो क्या आएगा, एक से बड़ा एक से कम, ये एक से बड़ा आएगा। यहां पे क्या होगा, म्यू आर क्या होगा, म्यू बाय म्यू नॉट। म्यू छोटा है म्यू नॉट बड़ा, तो क्या आ गया, ये एक से कम। यहां पे क्या होगा, म्यू बाय म्यू नॉट, म्यू बाय म्यू नॉट क्या आएगा, ये बहुत बड़ा है तो आएगा मोर देन 1। ठीक है, ये एक से तो बड़ा है, पर कितना बड़ा है एक से। ठीक है, ये जो है एक से तो बड़ा है ठीक है, लेकिन कितना बड़ा है एक से वो देखना है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है म्यू आर को लिखने का। ठीक है, इसको लिखते हैं एक तो वैसे शॉर्ट में स्लाइटली मोर देन 1। ये क्या है, स्लाइटली मोर देन 1, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये क्या होता है, स्लाइटली लेस देन 1। अगर एक से ज्यादा है तो सब्सटेंस कौन सा है, पैरा। एक से कम है तो क्या है, डाया। और बहुत ज्यादा है तो क्या बन गया, फेरो। इसमें तो यही है रूल कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पेपर में ऐसे नहीं बनता। पेपर में आता है कि जो म्यू आर की वैल्यू है वो क्या है, एक से तो बड़ी है, पर कितनी बड़ी है, 1 प्लस अपसाइलन। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एग्जाम्पल के लिए मान लो म्यू आर आ गया 1.00236, ऐसा आ गया। कितना आ गया, 1.00236। है तो एक से बड़ा, लेकिन क्या बहुत बड़ा है, नहीं, बहुत हल्का सा बड़ा है। यहां पे क्या होगा, म्यू आर की वैल्यू क्या है, एक से कम है, 0 से ज्यादा है। म्यू आर की वैल्यू क्या है, जो है वो क्या है, एक से छोटी है और 0 से ज्यादा है। 0 भी हो सकती है, 0 कब होगी अभी डिस्कस करेंगे, अभी उसको वेट करते हैं कि कहां पे इसको 0 मान के चलेंगे। इसका एग्जांपल मान लो, क्वेश्चन आएगा कि म्यू आर की वैल्यू है 0.9926, ऐसे, मतलब एक से छोटी है। अगर एक से छोटी है तो क्या आएगा, डाया। एक से बड़ी है तो क्या आएगा, पैरा। बहुत बड़ी है तो क्या आएगा, पैरा। जैसे यहाँ पे म्यू आर जो आता है एग्जाम्पल के लिए, वो आ सकता है 1000, 800, 700, ऐसे वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा आता है। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्या करता है, ऊपर लिख लें एक बार, कहीं भूल जाओ कि पहला कौन सा था। पहला क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं, पैरा की। ये डाया और ये फेरो है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ये वीकली अट्रैक्ट करता है, ये वीकली रिपेल और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट। फील्ड लाइन अंदर से पास होती हैं, ये रिपेल करता है, पास नहीं होती और इसमें ज़्यादा पास होती हैं। इसकी रिलेटिव परमिलिटी क्या होती है, एक से ज़्यादा, इसकी एक से कम, उसकी इसकी एक से बहुत ज़्यादा। ठीक है, याद रहेगा, अभी आपको याद हो जाएंगे मोस्टली तो। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, 3 होगी ना। फोर्थ पे फिर से ये क्या है, पैरा, ये क्या है, डाया और ये है फेरो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हमें पता है म्यू आर क्या होता है, का फॉर्मूला हमने कल किया था, 1 प्लस काई एम। तो बताओ यहां से काई एम क्या होगा, म्यू आर माइनस 1। एज म्यू आर इज मोर देन 1 इंप्लाइज, अगर ये एक से बड़ा है तो एक से बड़ी वैल्यू -1, तो काई एम क्या आएगा, मोर देन, अरे कैसे वैसे भाई, 1.00236 था, उसमें से 1 माइनस करो तो क्या बचेगा, 0.00236। तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, काई एम को यहां पर लिखते हैं, काई एम क्या होता है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। काई एम क्या आता है, एक से तो मतलब 0 से बड़ा है पर बहुत कम आता है, पॉइंट समथिंग आता है, 0.00 वैल्यू कुछ आती है इसकी। इसको क्या तरीका लिखने का, इसको
इसको पेपर में एनसीईआरटी वालों ने लिखा हुआ है जो काई एम है वो क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन जो वैल्यू क्या अप्रोक्सीमेटली अपसाइलन है। इस अपसाइलन का जो चैप्टर 1 में टर्म थी परमिटिविटी, उससे कोई मतलब नहीं है, ये बस एक नंबर है जो क्या करता है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बताओ, सेम लॉजिक से काई एम की वैल्यू तो फॉर्म डायरेक्ट ये कितना, म्यू आर -1, यहां पे म्यू आर क्या है, 1 से कम है, तो अगर म्यू आर 1 से कम है लाइक 0.99 -1, तो काई एम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे काई एम क्या आएगा, लेस देन 0। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, काई एम को स्मॉल एंड नेगेटिव। अगर मुझे स्टैंडर्ड रेंज लिखनी हो इस काई एम की, तो डायर सब्सटेंस के लिए इसकी रेंज आती है 0 से छोटा है और मैक्सिमम वैल्यू मतलब लोएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। देखो इस फॉर्मूले में देखो, अगर काई एम -1 हुआ तो म्यू आर क्या आएगा, अगर काई एम की वैल्यू -1 हुई तो म्यू आर कितना आएगा, 0 आएगा। ये वही जो प्रॉपर्टी है ये वही आएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल आता है कि एक टर्म आती है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं परफेक्ट डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जो परफेक्ट डाया सब्सटेंस होते हैं उसका मतलब वो कंप्लीटली रिपेल करते हैं, मतलब उनका जो बनता है मैग्नेटिक मोमेंट वो मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्ट ऑपोजिट आता है। अगर वो एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा तो उसका मतलब क्या हो गया, वो रिपेल करेगा, वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक रिपेल करता है। उसकी वजह से जो काई एम है वो -1 आता है या म्यू आर कितना आता है, 0 आता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि किन सब्सटेंस के लिए जो काई एम है वो -1 आता है या म्यू आर कितना आता है, 0। तो क्या एग्जांपल आएगा इसका, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ एग्जांपल्स के अंदर वैसे। तो उनके लिए काई एम की वैल्यू -1 और म्यू आर कितना आता है, 0। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे पास क्या है, 4th प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास क्या है, 4th प्रॉपर्टी है, जल्दी होगी काफी। और यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, काई एम का जो फॉर्मूला है वो है म्यू आर -1 एज म्यू आर इज मोर देन 1 इम्प्लाइज काई एम भी क्या आएगा, मोर देन 1। दोनों में एक का तो डिफरेंस है, अगर एक 700 है दूसरा क्या आएगा 699, बस। ठीक है इतना। तो ये हमारे पास हो गई 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आते हैं 5th प्रॉपर्टी पे। ठीक है, 5th प्रॉपर्टी क्या है, 5th प्रॉपर्टी बताती है कि ये जो वैल्यूज हैं काई एम की ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिपेंडेंस है इसका किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे पैरा के लिए हम लिख रहे हैं, पैरा के लिए जो काई एम आता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या आता है, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। जब मैं इस साइन को रिमूव करता हूँ तो मेरे पास आता है C/T और C का नाम होता है क्या, क्यूरी टेम्परेचर। C क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। यहां से क्या दिख रहा है आपको, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ससेप्टिबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब था कितना इजीली उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काई एम कम होगा, मतलब सब्सटेंस जो है अपना जो मैग्नेटिज्म है वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो कोई आपको बोले एक सब्सटेंस को अगर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करनी है तो कैसे कराएंगे, तो एक तरीका क्या, उसको हीट कर दो। तो हीट करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करेगी और जो उसका मैग्नेटाइजेशन है मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो था वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है, इस लॉ को बोलते हैं क्यूरी लॉ। ये हमारे पास क्या है, क्यूरी लॉ है। तो क्यूरी लॉ क्या बोलता है कि या तो काई एम की बात कर दो, ठीक है, इसको एक तरीका और होता है, आई क्या था याद है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, देखो आई की डेफिनेशन क्या थी, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आई कम होगा, आई कम होगा तो अपने आप जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो या तो मेन ये होता है लो, बट जब फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये निकल के आता है, काई एम कितना आता है, C/T। C क्या है,
क्यूरी कांस्टेंट। ये फॉर्मूला सिर्फ पैरा सब्सटेंस के लिए है, ये फॉर्मूला सिर्फ पैरा सब्सटेंस के लिए, इसका डाया से रिलेशन नहीं है कोई। और फेरो के अंदर ये फॉर्मूला जो थोड़ा सा बदल जाता है, फेरो के अंदर ये फॉर्मूला बन जाता है, काई एम की जो वैल्यू आती है वो आती है सी अपॉन टी माइनस टी सी। सी क्या है? क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, वैसे ज़्यादा जो बेटर वर्ड है वो क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। टेम्परेचर हमने गलती से लिख दिया, ये क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे यहां देखना एक बार, जो टीसी है, टीसी है क्यूरी टेम्परेचर। अब मुझे बताओ क्या टी की वैल्यू टीसी से कम हो सकती है? यहां पे क्या टी की वैल्यू टीसी से कम हो सकती है? अगर टी की वैल्यू टीसी से कम होगी तो काईएम नेगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है व्हेन टी इज मोर देन टीसी। ठीक है, अगर हम क्यूरी टेम्परेचर के अबव जाएंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है फॉर्मूले का? फॉर्मूले का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सब्सटेंस है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है क्या होने की, मैग्नेटाइज होने की, वो लूज कर देता है। तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे फेरो सब्सटेंस का तो फेरो नहीं रहेगा, वो क्या बन जाता है? पैरा बन जाता है। ठीक है, तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर फेरो बिकम्स पैरा। हाई टेम्परेचर पे फेरो सब्सटेंस क्या बन जाते हैं? पैरा बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं पैरा? हमने फेरो में एक्सप्लेन किया था कि फेरो में डोमेन्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बन के क्या बनाते हैं? डोमेन बनाते हैं, जिनकी वजह से जो उनका मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्ट्रांग होता है और उनकी फील्ड स्ट्रांग बन जाती है। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर हीट करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होता है? जो डोमेन्स बने थे वो ब्रेक हो जाते हैं। जब डोमेन्स ही नहीं रहेंगे तो जो फेरो सब्सटेंस है वो क्या करता है? अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो क्या बन जाता है फिर? वो पैरा, वही इंडिविजुअल लेवल पे आ जाता है फिर वो। ठीक, और टेम्परेचर वापस हटाओगे तो फिर से बन जाएगा फेरो। ठीक है, ये क्लियर है? इससे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आता है इस प्रॉपर्टी से कि टेम्परेचर के साथ जो सब्सटेंस है उसके मैग्नेटाइजेशन का क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला अब हट गया है, इतना पूछते नहीं है इसको, पहले तो न्यूमेरिकल सब कुछ था इसके ऊपर, अब नहीं है कुछ, बस फॉर्मूला ही है, वो भी नहीं आता ज़्यादा डिटेल में। मेनली पैरा और डाया का ही पार्ट पेपर के अंदर आता है, वो नहीं आता है। ठीक है, अगर हम देखें पिछले 7-8 साल के पेपर तो उसमें कभी नहीं पूछा गया, वो सिर्फ ये पूछते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इतना सा पार्ट आता है और ये सबसे आसान है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? काईएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इनवर्स ग्राफ कैसे बनता है? कोई बोले काई एम का टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? काई एम का टेम्परेचर के साथ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इंडिपेंडेंट है तो ये कैसा बनेगा? कोई चीज अगर इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। तो वो हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ पे ये उसी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, अलग से नहीं है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस काई एम कैसा आएगा? और एक यहाँ पे कैसा ग्राफ आएगा यहाँ पे? और यहाँ पे कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। बस एक मिस्टेक क्या होती है, बच्चे लाइन ये बनाते हैं, इसमें एक झोल है, इसमें क्या गलती हो सकती है? ये सब्सटेंस कौन सा है? डाया। और ये क्या है? ये पैरा है। और ये क्या है? डाया। इसमें एक गलती है जो मतलब सबसे कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं जबकि होनी नहीं चाहिए। क्या डाया सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है? क्या होती है? तो लाइन कहाँ बननी चाहिए? लाइन बननी चाहिए नीचे, पर बच्चे कहाँ बनाते हैं? हमेशा ऊपर बनाते हैं, तो जो गलत है वो। ठीक है, लाइन कहाँ बनेगी? ये जो लाइन है
वो बनेगी नीचे। तो इसमें जो लाइन आएगी वो हम यहाँ दिखाएंगे कि काई एम क्या है, नेगेटिव है। काई ससेप्टिबिलिटी, एम किसके लिए, मैग्नेटिक वाले पार्ट के। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो होती है पेपर के अंदर, ठीक है। ऊपर बना के आओगे तो नंबर कट सकते हैं, आधा नंबर कट जाता है। समझ में आया यहाँ तक? आसान है प्रॉपर्टी, दो रह गई बस, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टी हमने लिख ली, 5 लिख लिया। तो छठी जो प्रॉपर्टी है, जो 6 प्रॉपर्टी है, 6 के लिए हमारे पास स्पेस है, मुझे लगता है एक का मैंने स्पेस कम बनाया है। 6 है तो ये आएगा, और 7th, चलो हो जाएगा, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है छोटी मोटी, हाँ। पहले मैं नंबरिंग कर लूँ। तो 6 प्रॉपर्टी में क्या है, 6 प्रॉपर्टी और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, आप नंबर वाइज याद कर लो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी थी बताओ, पहली क्या थी, वीकली अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और डाया वीकली रिपेल होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, हाँ, उसमें एक में पास होती है, एक रिपेल करता है, एक में स्ट्रांगली पास होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, म्यू आर, थर्ड प्रॉपर्टी रिलेटिव परमियाबिलिटी को रिलेट करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ससेप्टिबिलिटी पे थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। जो 6 प्रॉपर्टी है और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि जब हम ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इस प्रॉपर्टी की बात, तो मेनली ये हम बात करते हैं किसके लिए, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। अगर उसमें लिखा होगा फील्ड है, तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। उसमें फील्ड लिखा हो या यूनिफॉर्म फील्ड लिखा हो तो हम ये डायग्राम बना के आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम बोलते हैं, ठीक। तो अब जो मैं अब प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं वो मेरे पास क्या है, वो है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। तो इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पैरा substance move from weak या weaker part to stronger part of field। मतलब पैरा सब्सटेंस क्या करते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट करने का मतलब है जहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी ये उधर चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, जहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी वहां मूव कर जाएगा। तो जो वीकर पार्ट पे रखा होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो जहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी कहां होगा, वो वहां पे मूव कर जाएगा। ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होता है और ये क्या होता है, तो इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहां मूव करेगा, डाया substance move from कहां पे, stronger part of field to weaker part of field। और ये टफ है काफी, ये टफ है, ठीक है। तो ये दो हैं। तो जो वीकर से स्ट्रॉन्गर मूव करता है वो कौन सा है, ये वीकर से स्ट्रॉन्गर मूव कर रहा है और ये स्ट्रॉन्गर से वीकर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, इस पार्ट को ड्रॉ करना है। मूव करने का मतलब क्या है, जनरली वो जो फ्लो कर सकता है या मूव कर सकता है वो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस या पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस वाले केस में मैंने क्या लिया, मैंने एक जैसे मान लो एक से बाउल लिया, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, बाउल बोलते हैं ना, याद आ गया है ना। और क्या बोलते हैं घर में इसको, डोंगा, कटोरा बोलते हैं, ठीक है। मैंने पूछा कि बाउल बोलते हैं, अब लोगों ने बोला कि बाउल की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, बॉल होता है, हाँ बॉल हो गया अब,
ठीक है। तो बाउल बोलो, बॉल बोलते हैं ऐसे तो, बॉल नहीं बॉल, ठीक है। तो एक बॉल लिया, मतलब डोंगा लिया, मुझे तो डोंगा ही चलता है दिमाग में, मेरे दिमाग में डोंगा ही चलता है, ये हम डोंगा ही बोलते हैं आज भी घर में, ठीक है। बड़ा डोंगा छोटा डोंगा, ठीक है। तो एक डोंगा लिया और उस डोंगे में क्या किया, अंदर हमने स्पेसिमेन डाल दिया, पैरा सब्सटेंस डाल दिया यहाँ पे, लिक्विड फॉर्म में मान लो या पाउडर फॉर्म में मान लो, इसमें पैरा सब्सटेंस है। तो पहले वो यूनिफॉर्म है, स्टेबल है ऐसे, पर जब मैंने यहाँ पे फील्ड अप्लाई की, फील्ड कैसे अप्लाई की, यहाँ पे हमने या दो केस बनाने हैं ना मुझे, एक केस और पेपर में कोई एक बना देना आप, चल जाएगा। देखो अब यहाँ ध्यान दो, इसमें मैंने नीचे लगा दी है एक मैग्नेट। मैग्नेट कैसे है, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, एक ऐसे या फिर ऐसे कि जो नॉर्थ और साउथ है वो दूर दूर है, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, दो केस हो सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ के केस में मैं ये कैसे डिफाइन करूंगा कि कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। तो जहाँ पोल्स होते हैं वहाँ पे फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग, पोल से दूर फील्ड क्या होती है, वीक होती है। तो इस पहले वाले केस में कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, बीच में, और कहाँ पे वीक है, साइड में। पैरा सब्सटेंस कहाँ मूव करता है, वीक से स्ट्रांग। तो मतलब इस बाउल में मैंने यहाँ पे रख दी मैग्नेट, तो बीच में स्ट्रांग फील्ड है और साइड में फील्ड क्या है, तो वीक वाला पार्ट हट के कहाँ पे इकट्ठा हो गया, बीच में स्ट्रांग पे आ गया। तो डायग्राम क्या होता है, वो रीअरेंज हो जाता है, ऐसा आ गया। तो सारा जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया, रीअरेंज हो गया इस तरीके से। तो ये कहाँ मूव कर रहा है, वीक से स्ट्रांग। तो इसको लिखेंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये बीच में क्या है, फील्ड स्ट्रांग है, और इधर साइड में, और इधर साइड में क्या है, वीक है। समझ में आ रहा है। यहां उल्टा हो गया, यहां पे स्ट्रांग कहां पे है, यहां पे इधर, और इधर स्ट्रांग है, और बीच में क्या है, यहां पे क्या होगा, फिर क्या होगा, यहां पे इधर स्ट्रांग पे इधर इकट्ठा होगा, बीच से खाली हो गया। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें इधर इकट्ठा हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अभी अभी हम बात कर रहे हैं पैरा सब्सटेंस की। तो डाया में क्या होगा, उल्टा हो गया। उल्टा क्या करोगे इसके अंदर, तो डाया अगर बनाओगे, अगर आप डाया सब्सटेंस बनाओगे तो क्या आएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, टफ लग रहा है क्या, बोर हो गए, बोर हो गए, काइंड ऑफ। तो क्या होगा यहां पे, यहां तो इतना तो सेम ही है कि बीच में क्या है, बीच में स्ट्रांग है, और साइड में वीक है, और इसमें बीच में वीक है और साइड में स्ट्रांग। ये कहां जाता है, ये कहां मूव करता है, डाया सब्सटेंस मूव करता है स्ट्रांग से वीक। तो ये स्ट्रांग से हट गया और कहां इकट्ठा हो गया, साइड में। तो डायग्राम उल्टा बन गया अभी, ठीक है। इसमें क्या होगा, वीक पे इकट्ठा हो गया, इसमें वीक पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। उसमें सेम एस पैरा, ठीक है। ये टफ है काफी, समझ में आया। तो इसी का एक केस हो रहा है, इसी का ही एक केस हो रहा है। उसमें बोला है कि एक मेरे पास यू शेप है, ठीक है, और इस यू शेप में
यहां पे सब्सटेंस है सारा, कौन सा सब्सटेंस है? पैरा। और मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इधर लगा दी मैग्नेट। तो बताओ इन दोनों लिम्स में, इसको बोलते हैं लिम, ठीक है, किधर फील्ड स्ट्रांग है, इधर या इधर? इस वाले पार्ट में फील्ड स्ट्रांग होगी या यहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी? जहां पे मैग्नेट से वहां फील्ड स्ट्रांग होगी। तो यहां स्ट्रांग फील्ड है, यहां पे क्या है? वीक है। तो क्या होगा, कहां मूव करता है पैरा सब्सटेंस? वीक से स्ट्रांग। तो ये यहां से मूव करना शुरू करेगा, कहां जाएगा? इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस केस में जो पैरा सब्सटेंस है वो इधर मूव करेगा ऐसे, ठीक है। सेम यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा? तो इस वाले केस में क्या होगा, इधर है मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये कहाँ मूव करेगा? ये इधर मूव करेगा, इधर से राइज करेगा, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? 6 या 7? तो ये सब 6 प्रॉपर्टी चल रही थी ना, ठीक है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया सारा? ओके। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक है 7th प्रॉपर्टी, ठीक। 7th प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मार्कर कहाँ है, मार्कर है हमारे पास, ये मार्कर माना हमने, ठीक है। एक मैंने ऐसे पैरा सब्सटेंस लिया जो ऐसे मान लो रोड की फॉर्म में है, ठीक है, उसको मैंने ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, रस्से से बांध दिया, ठीक है। तो ये अब कैसे अलाइंड होगा, ये जो पार्ट है वो कैसे अलाइंड होगा? तो पैरा सब्सटेंस है ये, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और यहाँ पे क्या है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। तो नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है ये क्या होगा, उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को कि जो लॉन्गर पार्ट होता है सब्सटेंस का वो क्या होगा, पैरेलल टू फील्ड आ जाएगा। किस केस में? पैरा में और फेरो के अंदर। डाया क्या करता है, डाया सब्सटेंस क्या करता है, रिपेल करता है। तो इधर फील्ड है तो डाया इसको रिपेल करेगा, तो क्या होगा, ये घूम के ऐसे 90 पे आ जाएगा। तो डाया में क्या आएगा, 90 पे, पैरा में क्या आएगा, पैरेलल, फेरो में क्या आएगा, पैरेलल, ठीक है। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि इसको कैसे लिखोगे आप, इसको क्या लिखेंगे हम कि पैरा सब्सटेंस के अंदर व्हेन, मतलब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉन्गर साइड ऑफ सब्सटेंस अलाइन इटसेल्फ कैसे, पैरेलल टू दी अप्लाइड फील्ड। मतलब क्या है इसका, ये मान लो इसको फ्रीली सस्पेंड किया था और मेरे पास क्या है, एक रोड टाइप सब्सटेंस है। तो क्या होगा इसके अंदर, ये जो लॉन्गर साइड है इट विल बी, इट अलाइन इटसेल्फ कैसे, पैरेलल टू फील्ड, ये फील्ड के पैरेलल अलाइन हो गई, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये नॉर्थ ये साउथ, इस केस में ये अलाइन होगी कैसे, परपेंडिकुलर। ये कैसे अलाइंड हो गई, परपेंडिकुलर। ये 90 पे है, मतलब अगर फील्ड ऐसे है तो ये ऐसे अलाइंड है, और ये कैसे अलाइंड है, ये अलोंग अलाइंड है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि जो फील्ड है वो इसको क्या कर रही है, रिपेल कर रही है।
तो इतना ये दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा। दूर कहाँ जा सकता है, ये ऐसे हो जाएगा 90 पे। तो इसमें 90 पे होगा वो कौन सा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखोगे, लॉन्गर साइड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। वैसे पैरा, डाया, फेरो केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन आती है इसकी वो ये आती है कि जो अनपेयर्ड है वो डाया, मतलब वो पैरा है, जो पेयर्ड आते हैं वो कौन से होते हैं, डाया होते हैं। मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से उनका क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। जो पेयर्ड है उनका नहीं आता तो क्या बन जाते हैं, वो डाया बन जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, बट मेजरली केमिस्ट्री में ये डेफिनेशन चलती है। जो हमने आंसर किया, हमने ये आंसर किया है फिजिक्स के अंदर कि पैरा सब्सटेंस वो है जिनका इंडिविजुअल का भी नेट होता है और रैंडमली वैसे होता है, पर इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड वो अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो पैरा में होते हैं वीकली, डाया में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं लेकिन वीकली, फेरो में क्या होते हैं, स्ट्रांगली होते हैं, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करो, देखो फर्स्ट से। तो फर्स्ट तो डेफिनेशन ही है। सेकंड में क्या होगा, फील्ड लाइन प्रेफर करती है पास होना किसके अंदर से, पैरा में से। डाया क्या करता है, रिपेल करता है। फेरो में से स्ट्रांगली पास होती है, ठीक है। इसका म्यू आर क्या होता है, एक से बड़ा, इसका एक से छोटा, उसका बहुत बड़ा। एक से बड़ा लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू बड़ी होती है। छोटी वैल्यू का नाम क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्या आया, हमारे पास आया काईएम, ठीक। तो अगर म्यू आर एक से बड़ा है तो काईएम भी क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, किससे, जीरो से। एक से बड़ा नहीं आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। तो बहुत स्मॉल वैल्यू आती है, लाइक 0.00। जैसे क्या होता है पेपर में, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ आपको, कोई बोले कि काईएम की वैल्यू है 2.36 इंटू 10⁻⁻6, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। बच्चे माइनस पावर देख के बोलते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी काईएम की। तो अगर पॉजिटिव है तो क्या हो गया, पैरा है। स्मॉल वैल्यू है, नेगेटिव है तो क्या बन गया, डाया। बड़ी वैल्यू तो क्या बन गया, फेरो बन गया। एक प्रॉपर्टी किस पे है, टेम्परेचर पे है, ठीक है। ये जो इनवर्स रिलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। वो ये बोलता है कि टेम्परेचर का और जो ससेप्टिबिलिटी है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके लिए, पैरा के लिए। फेरो के लिए जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर क्या होगा, टीसी से ज्यादा होगा। टीसी क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस क्या बन जाता है, पैरा बन जाता है। इस टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस क्या होगा, फेरो से पैरा बन जाएगा। बिलो इसके क्या रहेगा, वो फेरो रहेगा। तो बिलो दिस टेम्परेचर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब वैल्यू क्या होगी, टी की टीसी से ज्यादा होगी। क्योंकि अगर कम पे अप्लाई करोगे तो ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी, नेगेटिव, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लियर है इतना, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी क्या आई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई कि इसमें इंडिपेंडेंट है, ये इनवर्सली है। और एक ही है नॉन यूनिफॉर्म में पैरा कहाँ मूव करता है, वीक से स्ट्रॉन्ग, और डाया कहाँ मूव करता है, स्ट्रॉन्ग से वीक मूव करता है, ठीक है। तो बस हमने यहां पे नहीं लिखा पैरा डाया। तो ये कौन सा है, ये हम बात कर रहे हैं पैरा की, ये किसकी बात कर रहे हैं, डाया की। ये हमने बात ही नहीं करी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बताए, सेम एज पैरा, ठीक है। और ये भी किसके लिए है, ये है पैरा के लिए, ये डाया के लिए, और ये फेरो के लिए। कुछ कॉमन एग्जांपल क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसके अंदर पैरा के अंदर, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, पैरा का एग्जांपल है। डाया के बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, वाटर, एयर, ये सारे किस में आते हैं, डाया में आते हैं। और जिनकी बनती हैं मैग्नेट्स आसपास, वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं फेरो में। आयरन हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, कोबाल्ट, निकिल। एक आता है अलोए टाइप, आता है अलोए, अलोए बोल रहा हूँ, एल्निको, ठीक है, एल्निको आता है। एक और आता है जो कॉमनली मिलता है, लोडस्टोन। वो सब किस में काउंट होते हैं, फेरो में काउंट होते हैं। तो उसके अलावा भी दो चार एग्जाम्पल है, वो सब मैंने लिख रखे हैं, वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें जो एग्जाम्पल याद होते हैं एग्जाम्पल फिजिक्स वाले याद, ठीक है। बच्चा तो केमिस्ट्री पढ़ के आता है तो कुछ भी लिख देता है पैरा डाया के अंदर। तो एक बार चेक करना पड़ता है कि वो भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने लिखा हुआ था वुड, कि वुड पैरा होता है, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं रैंडमली बच्चे। तो
तो कॉमन कॉमन है, जो अनपेयर्ड हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, सारे के सारे पैरा में। ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। जो कॉमन है मतलब जो जनरली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, उसमें ये है कॉमन के अंदर एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ठीक है, जो आया हुआ है, और ऑक्सीजन, ये 3 कॉमन है। इसमें जो बहुत ज्यादा आते हैं वो आते हैं एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, ये तो सारे कॉमन कॉमन जो पूछे गए हैं। गोल्ड हो गया और वाटर हो गया, ठीक है, एयर, ये सारे किसके अंदर आते हैं, डाया में आते हैं। ये जो लिखा है परफेक्ट डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है वो, अभी लिखा था वो सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। सुपर कंडक्टर्स के लिए जो काईएम की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, -1। अगर ये -1 होगा तो म्यू आर कितना आएगा, 0 आएगा। और वो क्या हो गए, फेरो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्निको वगैरह सब, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी खत्म हमारी। और अब हम यहां से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस कर नहीं रहे हैं, आप ही बता दोगे आंसर देख देख के, कुछ खास नहीं है करने को हमारे पास। इनके क्वेश्चन में कुछ खास करने को है नहीं, आप सब खुद ही बता दोगे आंसर क्या क्या आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, ये पढ़ना, मुझे 5 मिनट का ब्रेक लेना है एक बार, ठीक है। हो गए मेरे 5 मिनट ब्रेक। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू आयरन देन थ्रू एयर। आयरन कौन सा सब्सटेंस है, फेरो, एयर कौन सा है, डाया। तो क्यों करेगी, तो इसका एक आंसर हो सकता है, मतलब इसके वजह से कई सारे आंसर हो सकते हैं। एक हो सकता है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन क्या होती है, पॉजिटिव, एंड ऑफ एयर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है तो मतलब क्या होगा, उसके अंदर से पास होगी। ये नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करता है, ये रिपेल करता है, इसलिए आंसर होता है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। या आप लिख दो इन टर्म्स ऑफ म्यू आर लिख दो। जो रेटिव परमिएबिलिटी आएगी आयरन की वो क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, उसकी क्या आएगी, 1 से कम आएगी। तो फील्ड लाइन यहाँ से प्रेफर करेंगे, यहाँ से प्रेफर नहीं करेंगे, ये भी लिख सकते हो आप आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो, बताओ, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पे। जितना भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है बस यही सब कुछ करना है, मैं कराऊंगा नहीं, एक बार डिस्कस कर रहे हैं बस छोटा मोटा। देखो पहला क्या क्या आएगा इसका आंसर, ससेप्टिबिलिटी है, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव किसकी होती है, डाया की होती है। तो जो अरे पैरागॉन बोल रहा है, ससेप्टिबिलिटी अगर नेगेटिव है तो सब्सटेंस क्या हो गया, डाया सब्सटेंस हो गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक टाइप ऑफ मटेरियल, तो डाया हो गया। अ स्पेसिमेन ऑफ दिस मटेरियल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, लिख दिया साफ साफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो ड्रॉ द मॉडिफाइड फील्ड पैटर्न, कौन सी प्रॉपर्टी पे जाओगे, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, 6, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की 6 प्रॉपर्टी है। तो 6 का डाया वाला डायग्राम बना दोगे, कर लोगे या बना के दिखाऊं, अब हो जाएगा ना पक्का, वैसे करता भी नहीं। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो वही आएगा बॉल वाला। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो यूनिफॉर्म के लिए, 6 वाली कौन सी आएगी, नॉन यूनिफॉर्म की आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। तो क्या होती है डेफिनेशन, I/H, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। फिर बोल रहे हैं नेम 2 एलिमेंट, देखो यहां ये नहीं बोला वो लिखो टाइप ऑफ मटेरियल, एलिमेंट के नाम लिखने हैं। तो आपको एक एक एग्जांपल लिखना है जिसमें वन हैविंग पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। तो पॉजिटिव में एग्जांपल में पैरा और फेरो कोई भी आ सकता है, और एक लिखा है अदर हैविंग नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। तो नेगेटिव में किसका एग्जांपल आएगा, डाया का। तो कोई भी एग्जांपल लिखना है, ठीक है, ये लिखना आपको, वो पैरा है, फेरो है, डाया है, एग्जांपल बताना है। और फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट डज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी सिग्निफाई।
तो अगर ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई, इसका मतलब हो गया I एंड H आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। और लिख सकते हैं सबस्टांस गेट मैग्नेटाइज्ड in a direction opposite to applied field। कह सकते हैं ऐसा। अगर ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में होगा क्या, मैग्नेटाइजेशन। अगर ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, क्योंकि वो अपोजिट हो रहा है इसलिए वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज दिस। बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये जो काई एम है, जो वैल्यू है 2.6 10 की पावर -5, ये है पॉजिटिव एंड स्मॉल। तो क्या बन गया ये, इट इज पैरा सब्सटेंस। और फिर क्या लिख रहा है, इसकी दो प्रॉपर्टी स्टेट करनी है। कर देना प्रॉपर्टी, कोई भी दो प्रॉपर्टी। ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है। अब ये आएगा डाया सब्सटेंस। क्यों, क्या है काई एम, स्मॉल एंड, काई एम इज स्मॉल एंड नेगेटिव। नेम द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इट रिप्रेजेंट। ठीक, देखो कितने टफ क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसमें out of two magnetic material, A has relative permeability slightly greater than unity। unity का मतलब हमेशा 1 होता है, ठीक है। while B has less than unity। A की relative permeability म्यू आर 1 से ज़्यादा है और एक की क्या है, 1 से कम है। तो 1 से ज़्यादा किसकी होती है, पैरा की होती है। तो A क्या है, पैरा। B क्या है, डाया है। कोई बोले ए फैरो क्यों नहीं है, वो लिखा हुआ है स्लाइटली मोर देन 1 है, बहुत लार्ज नहीं है, बस थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है इसके बाद, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मटेरियल ए एंड बी। हो गया। विल देयर ससेप्टिबिलिटी बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या होगा। तो इसके लिए काई एम क्या आएगा, पॉजिटिव। इसके लिए काई एम क्या आएगा, नेगेटिव। बस आगे, the permeability of a magnetic material is this। name the type of magnetic material it represent। बताओ, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्या आएगा, पैरा। कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस है, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, वैसे ये रिलेटिव आएगा, ये वर्ड आएगा रिलेटिव परमियाबिलिटी। दिख भी नहीं रहा क्या आएगा, क्योंकि इसमें आप गलती करोगे, पता है मुझे। ये वर्ड है रिलेटिव। पैरा या डाया, कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो यहां पे ये जो म्यू आर है, म्यू आर इज लेस देन 1 है। म्यू आर क्या है, 1 से कम है। इसका मतलब क्या है, डाया सब्सटेंस है। क्या है ये, डाया सब्सटेंस। समझे नहीं समझे। म्यू आर, अभी देखो जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी तो यही था क्वेश्चन। जिसमें स्लाइटली मोर देन 1 है वो पैरा है, जिसमें स्लाइटली लेस देन 1 है वो डाया है। तो बी डाया ही तो हो गया यहाँ पे। ठीक है। और आगे तो कुछ पूछा नहीं इसके अंदर। और देखो यहाँ पे रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी कितनी है, तो आंख बंद करके लिख सकते हैं क्या, फेरो सब्सटेंस। और फिर क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड स्टेट इट्स 2 प्रॉपर्टीज। हो जाएगा। ओके। आउट ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मटेरियल विच कैन बी क्लासिफाइड एज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। वो तो आप अब याद कर लोगे, है ना। ये क्या होता है, ये पैरा। एंटीमनी बिस्मथ डाया, कॉपर डाया होता है, और सोडियम अनपेयर्ड है इसमें, तो ये क्या आएगा, पैरा।
ठीक है, एग्जाम्पल सारे लर्न करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जब एग्जाम्पल लिखे होंगे तो फिर दिक्कत होती है सोल्व करना। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 आइडेंटिकल स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। पहला है निकिल, पहला है निकिल, और फिर एंटीमनी और एल्यूमिनियम। ठीक है, दे आर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में 6 ड्रॉ करोगे, यूनिफॉर्म में 2 ड्रॉ करोगे, तीनों हैं। और बोला ड्रॉ द मॉडिफिकेशन इन फील्ड लाइंस इन ईच केस। तो ड्रॉ करना है कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा वो करना है। पर प्रॉब्लम क्या इस क्वेश्चन में, बच्चे ना एग्जाम्पल याद नहीं करते, बच्चों को प्रॉपर्टी सारी याद होती हैं, वो एग्जाम्पल याद नहीं करते। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, वो 3 डायग्राम बनते हैं, एक में पास पास है, एक में रिपेल हो रही है, एक में स्टोनेटेड। तीनों डायग्राम सही बनेंगे बच्चों के, लेकिन एग्जाम्पल गलत फिट कर देंगे, वो नहीं याद होते। ठीक है, जब तक वो याद नहीं होंगे तो क्या, निकिल क्या है? निकिल फेरो है, अभी पढ़ा तो याद है। ये डाया है, तो ये पैरा है। और फिर ड्रॉ कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, समझ में आ गया? हो सकता है, ओके। अभी देखो, बताओ क्या? नहीं, क्यों? आखिरी क्यों है? थक गए क्या? लाया हूं मैं, क्वेश्चन है शायद 22-23 स्लाइड्स हैं, मतलब जितने क्वेश्चन प्रॉपर्टी के हैं मैं सारे ले आया हूं। ठीक है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं पेपर्स के अंदर, वो पूरा टॉपिक करके जाएंगे आज। देखो क्या आएगा। Chi stands for magnetic susceptibility of given material. Identify the class of material for which chi 0 से कम आ गया। तो पहले का आंसर क्या आएगा? पहले का आंसर आएगा डाया, और दूसरे का आंसर पॉजिटिव है, स्मॉल है, तो क्या आएगा? पैरा आएगा। और इसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन दीज मटेरियल आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसने मेंशन नहीं किया यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर मेंशन नहीं करते हैं तो हमेशा यूनिफॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? कंसिडर इट एज यूनिफॉर्म। तो इसको यूनिफॉर्म मानेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा? ड्रॉ कौन सी प्रॉपर्टी? ड्रॉ प्रॉपर्टी 2। फिर से प्रॉपर्टी नंबर 2 ड्रॉ कर दोगे। क्लियर है? बोलो कोई डाउट है तो? नहीं, ओके, नाइस। The following figure shows the variation of intensity of magnetization versus the applied magnetic field intensity H for two magnetic material A and B. Identify the material A and B. ठीक है, तो देखो A के लिए स्लोप क्या आएगा? स्लोप आएगा I/H, है ना? और एंगल क्या है? एंगल ये आएगा ए के लिए, एंगल ऊपर बन रहा है, थीटा आएगा ना, एंगल ऊपर बन रहा है, दिख भी नहीं रहा ऑनलाइन। अबे तुम्हें दिख रहा है ऑनलाइन, कलर में नहीं दिख रहा ना उसमें ना, तो ये थीटा हो गया, अब दिख रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा? जो स्लोप आएगा, ये स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जो काई एम आ रहा है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। बी के लिए जो स्लोप आएगा I/H वो क्या आएगा? क्यों आएगा नेगेटिव? नीचे I नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप काई एम क्या आएगा? क्योंकि यहाँ से देखो स्लोप जो आएगा बाय मतलब डायमेंशंस के बेस पे, वो स्लोप किसके बराबर है? काई एम के बराबर है। तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो क्या सब्सटेंस बन गया? पैरा सब्सटेंस। ठीक है, और ये क्या बन गया? डाया सब्सटेंस बन गया, बस। अब फिर डाउट आता है बच्चों को, इसको फेरो क्यों नहीं कह सकते?
है ना। इस वैल्यू को मैं फेरो क्यों नहीं बोल सकता, मैंने इसको पैरा ही क्यों लिखा है, इसको मैं फेरो क्यों नहीं बोल सकता। तो इसका एक लॉजिक ये बनता है, देखो एंगल ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, एंगल ऑलमोस्ट क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। एंगल सेम दिखने का मतलब ये है, एंगल सेम दिखने का मतलब है कि जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डाया की है वही ऑलमोस्ट पैरा की है। पर अगर ये फेरो होता तो क्या दोनों की मैच करती, कभी भी नहीं करती। फेरो की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ये फेरो होता लेट्स से, तो फेरो के लिए डायग्राम क्या बनता, फेरो के लिए जो वैल्यू थी वो कुछ यहां पे आनी चाहिए थी, ताकि उसका एंगल क्या होता, ज्यादा होता, स्लोप बड़ा आता, तो फेरो के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या आती, लार्ज आती। क्योंकि अभी डायग्राम से दिख रहा है कि दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेबल हैं, इसलिए मैं इसको फेरो नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, पैरा बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो ये हो सकता था मे बी पैरा, मे बी बहुत मे बी टेकन एज फेरो, ठीक है। बट ये तो पैरा ही काउंट होगा, क्लियर है। और क्या करना है, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर फॉर बी। बताओ क्या आएगा आंसर, बी क्या सब्सटेंस है, बी क्या है, डाया की ससेप्टिबिलिटी कैसी आती है, नीचे आती है, याद है तुम्हें, मोस्टली तुम्हें अभी याद होगी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्वेश्चन से ये तो खैर कर ही लोगे, बताओ एक्स क्या है, दूर दूर थोड़ा सा, पैरा, उसमें क्लोज है फेरो। कुछ बच्चे इसको डाया लिखाते हैं, कुछ बच्चे इसको डाया लिखाते हैं क्योंकि वो बाहर है, बट बाहर तो है लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या आएगा, पैरा, और ज्यादा कर रहा है तो क्या आएगा, फेरो आएगा। तो आइडेंटिफाई द टू स्पेसिफिक एक्स एंड वाई एंड स्टेट द रीजन फॉर बिहेवियर ऑफ द फील्ड लाइंस इन एक्स एंड वाई। तो क्या लिखोगे, इसकी ससेप्टिबिलिटी एक के आसपास है, इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए, ठीक है, क्लियर है इतना। तो रीजन क्या आएगा इसका, इसमें रीजन क्या आएगा, इसमें रीजन क्या आएगा, फॉर पैरा काई एम इज स्मॉल एंड पॉजिटिव, और फॉर फेरो क्या आएगा, काई एम इज वेरी लार्ज। तो वो स्ट्रांगली ये क्या करता है, ये करता है वीकली अट्रैक्ट, और ये क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया, अब तुम लगा थक गए हो, है ना, कोई नहीं, थके रहो, क्वेश्चन तो करेंगे। अच्छा अब ये लास्ट आ गया, ये लास्ट है, खत्म हो गया ना। 1 घंटा हुआ अभी भाई, 1 घंटे में सारी प्रॉपर्टी भी कर ली, क्वेश्चन भी सारे कर लिए, और क्या चाहते हो। Two similar bars made from two different material X and Y are placed one by one in non-uniform magnetic field. It is observed that bar X tends to move from weak to strong field. कितने टफ क्वेश्चन आए ना सारे के सारे। और बार Y स्ट्रॉन्ग टू वीक, तो क्या आएगा, ये डाई आएगा। What is the nature of magnetic material used for making these two bars? ठीक है, खत्म, खत्म, क्लास ओवर, ओके, टाटा बाय बाय। तो हमने मेजरली सारा पोर्शन जो है वो खत्म कर लिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में 2-4 क्वेश्चन लेके आऊँगा एनसीईआरटी के, और एक टॉपिक है वो मैंने पहले डिस्कस किया हल्का फुल्का, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। बस एक टॉपिक बचा है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।